हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पृथ्वी की संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दिए गए पृथ्वी का विभिन्न परतों को उन्हें सतह से केंद्र के क्रम में लगाइए। ए है स्थल मंडल, बी है आंतरिक क्रोड, सी है बाह्य क्रोड, डी है दुर्बल मंडल, ई है निम्न मेंटल और एफ है ऊपरी मेंटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी, एफ, ई, सी और बी। पृथ्वी के विभिन्न परतों को उनके सतह से केंद्र के क्रम निम्नलिखित है। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल, निम्न मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला है, भूपर्पटी विभिन्न धातुओं के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। दूसरा कथन है, इन धातुओं का उपयुक्त शोधन करके ही विभिन्न धातुएं निकाली जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। भूपर्पटीय ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भंगुर भाग है जो अनेक सैलों और खनिजों के संयोजन से बनी है, न कि विभिन्न धातुओं के योग से। इसमें अनेक परतें पाई जाती हैं और ये सभी परतें मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम पाए जाते हैं। इन्हीं खनिजों का खनन कर शोधन के माध्यम से ही विभिन्न धातुओं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहरोविसिक असंबद्धता सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपर्पटी और मेंटल की। मोहरोवेसिक असंबद्धता भूपर्पटी और मेंटल की सीमा है। आंतरिक सीमा को निर्धारित करने वाली अन्य असंबद्धताएं निम्नलिखित हैं। ऊपर परपटी और निचली परपटी की असंबद्धता कोर्नाड असंबद्धता है। निचली परपटी और ऊपरी मेंटल की असंबद्धता मोहरोविसिक असंबद्धता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता है। निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड की असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता है और ऊपरी क्रोड तथा निचली क्रोड की असंबद्धता लेहमन असंबद्धता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में सही है। ए है, पृथ्वी की भूपर्पटी गत्यात्मक है। बी है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित होती रहती है। सी है, यह क्षैतिज दिशा में संचालित होती रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी गत्यात्मक है। यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित होती रहती है। यह क्षैतिज दिशा में संचालित होती रहती है। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन परतें बाह्य से आंतरिक सही क्रम में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी, भूप्रावार और कोड क्रस्ट मेंटल कोर।
पृथ्वी की परतों का बाह्य से आंतरिक सही क्रम क्रस्ट, मेंटल और क्रोड है। भूपर्पट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के नीचे का भाग क्रोड कहलाता है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। अगला प्रश्न है, दुर्बलता मंडल की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थ की अवस्थाओं में से किसमें पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्ध तरल चट्टानें। दुर्बलता मंडल की चट्टानें अर्ध तरल अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। अगला प्रश्न है, मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे टूजो विल्सन। मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूजो विल्सन द्वारा 1963 में प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर बाह्य अंतरम मेंटल सीमा पर केंद्रित तप्त स्थल को मेंटल प्लूम कहते हैं। मेंटल प्लूम सिद्धांत के अनुसार प्लूम मेंटल से होकर ऊपर उठती है तथा पृथ्वी की क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचने पर पिघल जाती है, जिस कारण मैग्मा की विशाल राशि का निर्माण होता है, जिससे हॉटस्पॉट का जनन होता है। इसी हॉटस्पॉट से धरातल पर सभी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेंटल का ऊपरी भाग। मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। अगला प्रश्न है, विचार्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानी जाने वाली सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोअर मेंटल और अपर कोर। विचार्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानी जाने वाली सीमा निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच है, जबकि मोहो असंबद्धता लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है। कोरनाड असंबद्धता अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच है, जबकि रेप्टी असंबद्धता ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार से अलग करती है। लेहमान असंबद्धता ऊपरी क्रोड को निचली क्रोड से अलग करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड के बीच प्रस्तुत असांतत्य को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग असांतत्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असांतत्य पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला, रिपेटी असांतत्य का ऊपरी और निचला मेंटल, ये सही है। अगला प्रश्न है, कोनार्ड असांतत्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी और निचली भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की परती व्यवस्था में अवस्थित है। पहला है सियाल परत के नीचे, दूसरा है नीफे परत के ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की
परती व्यवस्था में सीमा परत सियाल परत के नीचे तथा नीफे परत के ऊपर अवस्थित है। सीमा रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जिसके कारण इसे सीमा परत कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा गहराई 1000 से 2900 किलोमीटर तक है। सियाल परत की रचना सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुई है, जबकि नीफे परत की रचना निकील तथा फेरियम से हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऊपरी मेंटल को। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, जिसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। इसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट को मोहो संबद्धता द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थिर अंतर्भाग को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रेटन। प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थित अंतर्भाग या कोर को क्रेटन कहा जाता था। क्रेटन पृथ्वी के महाद्वीपीय परत को एक संगठित भूभाग है, जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता के साथ अल्प मात्रा में आंतरिक विरूपण दिखाई देता है। क्रेटन रूपांतरित एवं क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। आमतौर पर प्राचीनतम क्रेटन के रूप में ग्रेनाइट ग्रीनस्टोन शैल समूह को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतहों में से कौन सी तरल अवस्था में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटर कोर। आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्पटीय ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूगर्भ में प्रपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकेल और आयरन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बेरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा और निकल। पृथ्वी के बेरिस्फीयर परत का मुख्य घटक लोहा और निकल है। इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 मंडल में वर्गीकृत किया जाता है: स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना है, अतः यह कथन सत्य है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। ये भी सही है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में कम गहराई है, न कि अधिक। ये सही नहीं है। ए और बी सही है, लेकिन सी गलत है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की कल्पना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, F.B. टेलर। महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की कल्पना F.B. टेलर द्वारा किया गया था। F.B. टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया था, परंतु उनका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण विषय में था। टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था टर्शियरी युग में मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव तथा अल्पाइन पर्वतों के पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने मुख्य समस्या थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने अपने सिद्धांत का शुभारंभ
क्रीटेशियस युग से किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी हिम नदी हिमोड़ कभी किससे जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका से। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी हिम नदी हिमोड़ कभी अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल मंडलों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा लोकेशन खोजने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके मानचित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुलार्ड। 1964 में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। ऑन्टेनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीप को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लारोशिया का हिस्सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप लारेशिया का हिस्सा था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। लारेशिया के अंतर्गत यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया आता है, जबकि अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइबेरिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा यह महसूस किया गया था कि मध्य सागर के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट आम है और वे इस क्षेत्र में सतह पर लावा की बड़ी मात्रा लाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेगनर। वेगनर ने चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह महसूस किया गया था कि मध्य सागर के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट आम है और वे इस क्षेत्र में सतह पर लावा की बड़ी मात्रा लाते हैं। महासागरीय कटक के मध्य के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दुनिया की यह तस्वीर डैश दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूगर्भीय अतीत के माध्यम से महाद्वीपों की स्थिति। उपर्युक्त दुनिया की यह तस्वीर भूगर्भीय अतीत के माध्यम से महाद्वीपों की स्थिति को दर्शाती है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसकी विवेचना 1915 तथा 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। इस सिद्धांत के अनुसार मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड पेंजिया से जुड़े थे और उनके चारों और एक विशाल महासागर पेंथालासा मौजूद था। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन की विचारधारा का वर्ष 1912 में प्रतिपादन किया। दूसरा है, सारे महाद्वीपों ने मिलकर एक महाद्वीपीय खंड का निर्माण किया था जो कि एक वृहत महासागर से घिरा था। तीसरा है, इस अधि महाद्वीपी को पेंजिया एवं वृहत महासागर को पेंथालासा कहा जाता था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई सही नहीं है। प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया तथा विशाल महासागर को पैंथालासा कहा। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडो लारेशिया तथा गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार सुपर महाद्वीप जिससे घिरा है उस मेगा ओशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैंथालासा। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल में शुरू हुआ है। दूसरा है सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा सही है। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक विशाल महाद्वीपीय भूखंड के आधार में संलग्न था जिसे पेंजिया कहा गया तथा पेंजिया चारों ओर से जलीय भाग से घिरा था जिसे पैंथालासा कहा गया। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया लॉरेशिया एवं गोंडवाना में विभक्त हुआ। इस प्रकार वेगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से शुरू हुआ, न कि पूर्व कार्बोनिफेरस। अतः कथन पहला गलत है। वेगनर एक जलवायु शास्त्री थे तथा इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना था। अतः कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, न तो टेलर ने 1910 में और न ही वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव या बहाव शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है, वेगनर महाद्वीपीय बहाव या महाद्वीपीय विस्थापन के जनक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। सर्वप्रथम एंटोनियो स्नीडर ने 1858 में प्रवाह शब्द का प्रयोग किया था। टेलर ने 1910 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रथम प्रयास किया, लेकिन इसका सफल प्रयास वेगनर द्वारा 1912 में किया गया, जिसके सिद्धांत के रूप में पुष्टि की गई। वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन के जनक हैं। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय बहाव के लिए उत्तरदायी बलों में से एक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारक थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होता है। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार ध्रुवीय बहाव बल तथा ज्वारीय बल का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट के लिए क्या नाम दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे तथा यह एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडो लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ। इसमें उत्तरी भूखंड को लारेंशिया तथा दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। इसके बाद लारेंशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।